हाँ भाई, अब इस चैप्टर का यानी कि चौथा चैप्टर जो है जनन स्वास्थ्य, इसका अंतिम पड़ाव आ गया है। आखिरी बात आपको हम बताने जा रहे हैं। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चैप्टर जितना आपको लंबा लगा या छोटा लगा वो आपके स्टडी पेशेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ये चैप्टर ढंग से पढ़ लिया तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें बताई गई हैं। पहली बात है ये, आप देख रहे हैं यौन संचरित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, शॉर्ट में एसटीडी कहते हैं इसको। ठीक है, इन्हें लिखा हुआ नीचे है वीडी, वेनरल डिजीजेस, रतिज रोग या जनन मार्ग संक्रमण, आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जनन मार्ग संक्रमण भी कहते हैं। ये जो है लैंगिक संपर्क में संचरित होने वाले रोग, यौन संचरित रोग होते हैं जो कहलाते हैं। इनका संक्रमण जो है अन्य विधियों से भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल यौन क्रियाओं से ही होता हो, अन्य विधियों से भी हो सकता है। तो इसमें जो है इसको लेटेस्ट जो डेफिनेशन दी गई है इसकी, उसके अनुसार कहा जाता है प्राथमिक रूप से लैंगिक संसर्ग यानी कि सेक्सुअली कांटेक्ट से फैलने वाले रोग होते हैं। ये हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, इस प्रकार के रोग हैं। ठीक है, इनके कोई लक्षण होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, लिखे हुए हैं। इनमें होता क्या है, खासतौर से जब जनरली देखा जाता है, जो इनकी डायग्नोसिस आती है, डायग्नोसिस इनकी होती है जननांगों से तरल स्राव का निकलना, खासतौर से स्त्रियों, माताओं से खुजली, दर्द होता है हल्का फुल्का, सूजन होती है जननांगों के आसपास। कभी कभी जो होता है स्त्रियां केवल वाहक का कार्य करती हैं, मतलब ऐसा समझ लीजिए आप, ये होता ही होता है, लेकिन कुछ को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ को कम प्रॉब्लम होती है। मतलब कहने का अभिप्राय है अगर वाहक का काम करेंगी तो उनमें कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा, लेकिन बिना जानकारी के ये आगे किसी युग में भी बढ़ सकता है। अगर इनका समय से उपचार ना कराया जाए तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो लिखी हुई है जटिलताएं, जिससे क्या है एबॉर्शन, गर्भपात, समय से पहले जो है गर्भ के अंदर ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। फिर है मृत शिशु का जन्म, सब कुछ ठीक है, लास्ट मोमेंट पे जब जन्म हो रहा है तो पता चला मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। श्रोणी स्रोत रोग, श्रोणी स्रोत क्या होता है, जो कूले वाला हिस्सा होता है, पेल्विक हिस्सा जो होता है हमारा कमर के नीचे का हिस्सा, उसमें सूजन आ जाती है, पीआईडी कहते हैं, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेल्विक इन्फ्लेमेशन हुआ है जैसे। अगला लिखा नंबर 4, अस्थानिक सगर्भता। ये क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि जो भ्रूण का विकास होता है वास्तव में किसमें, गर्भ में, यूट्रस में, वहां वो ना होकर के कहीं और, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में फंस जाए, वहां हो जाए विकास, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी दशा को कहते हैं अस्थानिक सगर्भता या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बंध्यता, इनफर्टिलिटी, अब इसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं तो देखेंगे आप। जनन मार्ग का कैंसर, ज्यादा एबॉर्शन होता है या इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है या कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का या जनन मार्ग में कैंसर भी हो जाता है। ये सब जो हैं यौन संचरित रोग और उनके लक्षण हो गए। ठीक है, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल मस्से, सिफिलिस, गोनोरिया, क्लेमाइडियासिस,
ट्राइकोमोनासिस, कैंडियासिस, स्कैबीज, प्यूबिक लाइस, ये सब जो है विभिन्न प्रकार के रोग हैं। आपको बुक में देखेंगे, पढ़ लीजिए सब। अब इनका उपचार कैसा होता है? एड्स और हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज जैसे जो वायरल मतलब रोग हैं इनको छोड़कर अधिकांश रोगों के इलाज संभव हैं। एड्स का इलाज संभव नहीं है, हेपेटाइटिस बी का इलाज संभव नहीं है, जेनिटल हर्पीज का इलाज संभव नहीं है। अब खास तौर से इन रोगों की रोकथाम का तरीका यही है कि इनकी शीघ्र जांच हो जाए, उपचार हो जाए। जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाला, ये इसी का ही खास हिस्सा है। किशोरों में ऐसे मामले बहुत होते हैं, लेकिन इसमें अगर किशोरावस्था जो होती है, तुम लोग की चल रही है, तुम्हारी थोड़ी अवस्था पहले हो गई। किशोरावस्था में क्या होता है, मतलब बच्चा बताता नहीं है, शर्माते भी हैं, घबराते भी हैं, लेकिन उपचार अपनी समस्या नहीं बताएंगे। तो जब बताएंगे नहीं तो फिर जो है उसका इलाज हो पाना असंभव होता है। ठीक है भाई। अगली बात देखिए, बंध्यता। बीच में आ जाओ। इनफर्टिलिटी, व्हाट इज दिस? नाम से समझ रहे होगे। संतान पैदा करने की ये है अक्षमता। संतान पैदा करने की अक्षमता ही बंध्यता कहलाती है। समझ लिया आप। अगर किसी में संतान पैदा करने की क्षमता नहीं है तो वो जो है बंद कराएगा। जैसे आप जमीन होती है, ऊसर भूमि होती है, अनउर्वर भूमि होती है, ठीक है, जहां पर खेती बाड़ी नहीं हो सकती, तो वो कैसी जमीन कहलाएगी? बंजर। तो वही समझ लीजिए आप। अगर मान लीजिए कोई मादा शरीर है जिसमें संतान पैदा करने की क्षमता नहीं है, तो उसमें जो है क्या होगा? वो कहलाएगी बंध्यता। ठीक। गर्भाधान के संपन्न होने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों स्वस्थ युग्मक तथा संभोग करने में सक्षम होने चाहिए। शुक्राणु सक्रिय समान होने चाहिए, जिससे स्त्री की फैलोपियन नलिका तक पहुंच सकें, और साथ ही स्त्री के जनन मार्ग में भी कोई ऐसा भौतिक अवरोध नहीं होना चाहिए जो शुक्राणुओं के अंडो कोशिकाओं तक पहुंचने में बाधा उत्पन्न कर सके। शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलने पर क्या करते हैं? निषेचन करते हैं, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट गर्भाशय के अंदर क्या होता है? इम्प्लांट होता है या अंतर्रोपित होता है, जिससे भ्रूण बनता है। ये सारी क्रियाएं प्रॉपर्ली होती हैं, तब तो बंध्यता नहीं है, और अगर नहीं हुई तो बंध्यता हो गई, सीधी बात। ठीक है। तो इस तरह से जो है, अब इसमें एक बात और भी होती है, हार्मोनल पर्यावरण जो होता है, मतलब हार्मोन्स का जो बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं उसका भी असर पड़ता है। अगर हार्मोन्स में डिस्टर्बेंस है तो भी ये समस्या पैदा हो सकती है। ठीक है, नहीं है? इसलिए जो है ये भी मतलब एक फैक्टर होता है हार्मोन्स का प्रॉपर सिक्रीशन और उनका काम करना भी। जब प्रेगनेंसी की स्थिति बिना किसी व्यवधान के पूरी बनी रहे, प्रजनन एक जटिल क्रिया है, आपको मालूम होना चाहिए। युग्मक निर्माण, युग्मक स्थानांतरण, निषेचन, और निषेचन के बाद किसी भी कारक में गड़बड़ी होने पर दंपति संतान उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसको क्या कहते हैं? बंध्यता। इसके कारण देखिए आप लिखोगा, शारीरिक, शरीर में कमजोरी, जन्मजात हो सकती है समस्या, ये मनोवैज्ञानिक हो सकती है। मान लीजिए आपको किसी ऐसी मतलब मनोवैज्ञानिक दबाव से आप ग्रस्त हैं जिसका कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं, आपको डॉक्टर दवा नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी कारण हो सकता है इसका। प्रतिरक्षात्मक, शरीर के अंदर जो है बाहरी पदार्थ कोई प्रवेश करता है तो उसके प्रति शरीर के अंदर क्या होती है? प्रतिरक्षा क्षमता होती है। तो उससे अगर मान लीजिए शरीर लड़ लेता है या उसको एडजस्ट कर लेता है तब तो ठीक है, अदरवाइज जो है वो निष्क्रिय है। रोगजन्य कोई भी मतलब जो है डिजीज चली आ रही है किसी भी एलर्जी के रूप में, तो वो भी जो है संतान पैदा करने में बाधा उत्पन्न करती है। औषधि, दवाइयाँ, कोई ऐसी दवा आपको छूट नहीं करती है और आपने जो है उस पीरियड में ले ली किसी ने भी,
तो वो जो है संतान उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न करती है। तो ये मतलब जो है संतान ना होना स्त्री का दोष नहीं होता, ये ध्यान रखें। पुरुष की भी अक्षमता हो सकती है, अधिक आयु के साथ बनता बढ़ जाती है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। शुक्राणु के वीर में, ठीक है, मतलब जो होता है सीमन, वीर शुक्राणुओं की वीर में अनुपस्थिति को कहते हैं एजूस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया, अगर शुक्राणु नहीं है बिल्कुल और अगर कम है तो कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। ठीक है, ये बात होगी। अब इसका निदान क्या करते हैं? निदान यही है कि जांच, उपचार और उसमें जो है जो इसके लिए अलग अलग सेंटर बने हुए हैं, सरकारी और निजी इनफर्टिलिटी क्लिनिक, विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा इकाइयां होती हैं जो जांच करके बताती हैं कि किस बाधा जो है किस स्टेप पर है, उसका क्या इलाज किया जा सकता है। जांच के बाद ही पता लगता है कि मतलब खास तौर से जांच जब भी करानी चाहिए जब कम से कम जो मैरिड कपल होते हैं, शादीशुदा जोड़े, और एक साल से थोड़ा हो तो आगे पीछे मान लो सहवास के बाद भी अगर संतान उत्पन्न करना उनके लिए मुश्किल है या नहीं हो पा रही है तो उस स्थिति में जो है वंध्यता की जांच करानी चाहिए। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। तो जांच में जो है उसमें फिजिकल बहुत ही जांच भी होती है, गर्भाशय और फैलोपियन नलिका की जांच होती है, ठीक है, वीर की जांच होती है, तमाम जांचें होती हैं। वो जांचें तो जब डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अपने आप जो है बताना शुरू कर देगा। लेकिन इसके अलावा जो है इसकी जब वंध्यता होती है तो ऐसा नहीं है। अब ये मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि अगर मान लीजिए ये दशा उत्पन्न हो रही है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है संतान उत्पन्न करने में अक्षम है और संतान चाहता है तो अब और भी तकनीकें लिखा हुआ इधर ये लिखी हुई हैं। सहायक जनन प्रौद्योगिकी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART, इनके द्वारा भी जो है संतान उत्पन्न कराई जा सकती है। देखिए क्या क्या होती हैं ये। पहला लिखा है कृत्रिम वीर सेचन। पति यदि वीर सेचन में असमर्थ है या उसमें शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है तब इस तकनीक की मदद ली जाती है। इसके लिए वीर एकत्र कर उसे स्त्री की योनि में कृत्रिम रूप से ट्रांसफर किया जाता है। यदि चिकित्सक जो है वीर को गर्भाशय में प्रवेश कराता है तब इस तकनीक को कहते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ड्रॉपर से, इंजेक्शन से कोई भी तरकीब बनाई जा सकती है। ठीक है, नहीं है, मतलब जो नेचुरल तरीका होता है मैथुन क्रिया के दौरान, वो क्रिया, उस क्रिया से अगर सफलता नहीं मिल रही है तो डॉक्टर जो है वो आर्टिफिशियली वीर का इंसेमिनेशन करते हैं। दूसरी विधि है पात्र निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ये तकनीक जो है उन दंपतियों में प्रयोग की जाती है जिनमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता या पुरुष के वीर में शुक्राणु की संख्या कम होती है। ये तकनीक जो है वो सामान्यतः पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानी जाती थी। इसमें लैब में क्या होता है, पत्नी अथवा दाता के अंडाणु को पति अथवा दाता के शुक्राणु से फर्टिलाइज करते हैं तथा इसके बाद 8 कोशिकीय भ्रूण, ठीक है नहीं है, जाइगोट से कहते हैं, को फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। या क्या करते हैं तो इसे कहते हैं ET, एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, 8 कोशिकीय भ्रूण से 32 कोशिकीय भ्रूण हो जाता है। फिर कहते हैं इसको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। ये गर्भावधि पूर्ण होने पर स्त्री समान रूप से शिशु को जन्म देती है और उसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। फिर देखिए आगे,
होता क्या है, जब 8 कोशिकीय भ्रूण फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है तब इसको जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ZIFT भी कहते हैं। ठीक। फिर तीसरा लिखा हुआ है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर GIFT। स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या होती है तो फैलोपियन नलिका में निषेचन के बाद जाइगोट या भ्रूण को किसी अन्य स्त्री के फैलोपियन नलिका या गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा जिन स्त्रियों के अंडाशयों में अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है, लेकिन ऐसी स्त्रियों में निषेचन और भ्रूणीय प्रवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण उपस्थित होता है, ऐसी स्त्रियों में दाता स्त्री से अंडाणु प्राप्त करके शुक्राणुओं के साथ उनकी फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इस प्रकार का स्थानांतरण कराता है GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक। और लास्ट है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें शुक्राणु को सीधे अंडे के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जब शुक्राणु होता है वो अंडाणु को भेद नहीं पाता है, ऐसी दशा भी होती है। ठीक है, इसमें ये होता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो अब होता क्या है, अपने देश से पूरे वर्ल्ड में जो है काफी लोग इस रोग से ग्रस्त हैं। कौन सी ग्रस्त है? ये जो है वंध्यता, जिनमें जो है इस तरह की स्थिति नहीं पैदा हो पाती है। तो और ये जो ART होती है तकनीक, ये बहुत महंगी होती है। अपने देश में इसको आसानी से अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है। तो बेहतर यही है कि भारत जैसे विकासशील देश के समाज के देश में संतान को, क्योंकि आज जानते हैं इतनी बड़ी आबादी वाला देश है यहाँ पर और गरीबी भी है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना बचपन तक नहीं गुजार पाते हैं, कुछ को अनाथालय में रहना पड़ता है, कोई कहीं रह रहे हैं बेचारे। तो अगर सक्षम दंपति हों, स्त्री पुरुष हों, जो कि इस योग्य हों कि अगर किसी भी बच्चे का भरण पोषण कर सकते हो, उसकी जिम्मेदारी उठा सकते हो, तो गोद लेकर के बच्चे का पालन पोषण करें, तो उनके अंदर भी मातृत्व और पितृत्व की भावना उत्पन्न होगी और बच्चे को भी सुरक्षा मिलेगी। इस प्रकार से जो है ये तकनीक भारत के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जो तकनीक आप ये देख रहे हैं ये सब बहुत ही महंगी तकनीकें हैं जिनका हर आदमी आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता खर्चा उनका। तो इस प्रकार से जो है ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका वो होगा वंशागति और विविधता, मेंडेलियन वंशागति। ठीक है, ये पढ़ाया जाएगा अगले टर्म पे। इसके आप इसको ढंग से पढ़ लें, अपने लेवल से किताब से देख करके और वीडियो देख करके स्मूथली नोट्स बनाएं। और स्कूल में हम मिलते हैं जब भी, या पूछ लें कब है कब नहीं है, क्योंकि अभी स्कूल खुल नहीं रहे हैं इसलिए रोज नहीं मिलते हैं। आप पूछ लीजिए, अगर उपलब्ध होंगे तो आप आकर के अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं।